हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। आज हम चैप्टर 12 से लेकर के चैप्टर 16 तक एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारा एम लक्ष्मीकांत का जो सेकंड पार्ट है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट उसका। इससे पहले हमने चैप्टर 12 से लेकर के 16 तक इसका पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो आज आपका एम लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी है इसका आपका टेस्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले हमने टेस्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले हमने टेस्ट 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक के प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन यानी कि प्रीलिम्स बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था। जो भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था, जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया था, वो प्रॉपरली हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस के तहत भी हमने उसको प्रैक्टिस किया था, जो काफी ज्यादा प्रीलिम्स के लिए ताकि हेल्पफुल रहे। आज हम चैप्टर 12 से लेकर के 16 तक के एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और हमारा जो एम लक्ष्मीकांत का सेकंड पार्ट है वो भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कल से हम यानी कि 27 जनवरी से हम क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी की उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पॉलिटी की जो पार्ट 3 है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पॉलिटी टेस्ट 2। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये बताना है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है कैबिनेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखना है, तब आपको देखना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। मतलब आप ये समझिए कि जो चैप्टर 12 से लेकर के जो हम 16 तक एक ही वीडियो में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रीलिम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको आपको एज अ टेस्ट की तरह सॉल्व करना है। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव। जितनी भी अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की यानी कि आप सीधा सीधी कहिए जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसको और किस किस नाम से जानते हैं, तो हम कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमें किस किस कंट्री में देखने को मिलता है, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया और अदर्स बहुत सी कंट्री में हमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। सेकंड क्वेश्चन है, आज में से आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेट नहीं करता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से। ऑप्शन ए है रिजोल्यूशंस ऑफ लोअर हाउस, ऑप्शन बी है कलेक्टिव लाइबिलिटी, ऑप्शन सी है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और ऑप्शन डी है सिंगल एग्जीक्यूटिव। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि अगर हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में या पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, उसमें डबल एग्जीक्यूटिव है। यानी कि जैसे कि आप अपनी कंट्री के संदर्भ में देखते हैं तो कंट्री का हेड वो प्रेसिडेंट को माना जाता है और रूलिंग पार्टी का हेड कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। स्टेट में बात करें तो स्टेट का हेड गवर्नर होता है और रूलिंग पार्टी का हेड चीफ मिनिस्टर होता है। तो यहाँ पे हमें क्या एक डबल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है। फिर मेजोरिटी पार्टी रूल, यानी कि जिस इलेक्शंस के टाइम पे जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं यानी कि 50+1 जिसको परसेंट वोट मिलती है इलेक्शंस के ड्यूरेशन में, तो वो पार्टी क्या होती है, मेजोरिटी में मानी जाती है। तो वही पार्टी क्या करेगी, अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। फिर क्या है, हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल हेमोजेनिटी और डबल मेंबरशिप देखने को मिलता है, जैसे कि आपका लोकसभा और राज्यसभा का हो गया। फिर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि अभी मैंने जस्ट बताया कि सेंट्रल लेवल पे रूलिंग पार्टी का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर वहीं पे डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, फ्यूजन ऑफ द पावर, यानी कि जैसे ही हमारा लोकसभा क्या है डिसॉल्व होता है तो उसी टाइम पे क्या होता है, पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये सारे फीचर्स किसमें हमें देखने को मिलता है, तो ये सारे फीचर्स हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखने को मिलता है। और जब बात करते हैं हम किसके बारे में, सिंगल एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो हमें यूनिटरी सिस्टम में देखने को मिलता है, जैसे कि आप चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपके पास जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा मेरिट नहीं है प्रेसिडेंटल सिस्टम का। मेरिट का मतलब होता है आपका गुण। तो आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा गुण नहीं है प्रेसिडेंटल सिस्टम का।
ऑप्शन ए है परमानेंट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है कन्फर्मेशंस इन पॉलिसीज, ऑप्शन सी है लिमिटेड रिप्रेजेंटेशंस और ऑप्शन डी है गवर्नमेंट बाय द एक्सपर्ट्स। यानी कि जो सरकारें चलाई जाती है वो किसके द्वारा चलाई जाती है, एक्सपर्ट्स के द्वारा चलाई जाती है। तो इसमें से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है नॉट द मेरिट, यानी कि आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा गुण नहीं है प्रेसिडेंटल सिस्टम का। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन। अगर हम प्रेसिडेंटल सिस्टम के फीचर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है, हमें एक सिंगल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है, नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलता है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी मे बी नॉट एग्जिस्ट, फिर उसके बाद डोमेंशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉन डिसोल्यूशन पावर ऑफ लोअर हाउस, और क्या देखने को मिलता है हमें, सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप रसिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं या आप चाइना का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी। अब हम फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा डीमेरिट है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, यानी कि अवगुण बताना है इनमें से, इन चारों में से कौन सा अवगुण है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, यानी कि संसदीय प्रणाली का। ऑप्शन ए है कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी है अनसेंट्रिनिटी ऑफ पॉलिसीज, और ऑप्शन सी है आपके पास टेम्पोररी गवर्नमेंट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सारे क्या है, डीमेरिट्स हैं किसकी, पार्लियामेंट्री सिस्टम की, यानी कि जो संसदीय प्रणाली है इन सबकी ये क्या है, कुछ अवगुण देखने को मिलते हैं जिसके बेस पे क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्रिटिसिज्म भी हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों के तीनों क्या है, डीमेरिट्स है, यानी कि अवगुण है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास चार स्टेटमेंट है, चार स्टेटमेंट में से बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें ये जरूर ध्यान रखिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, चाहे वो आपसे करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। क्यों, कभी कभी हम जब एग्जाम देखते हैं तो एग्जाम देते टाइम जो एग्जाम होता है हमारे माइंड पे काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। तो उस टाइम पे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो हम क्वेश्चंस में करेक्ट और इनकरेक्ट जैसे वर्ड को स्किप कर देते, जिसके वजह से हमें जो आंसर आता भी है तो उसमें हम वो आंसर क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चंस को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए कि उसमें आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। तो इसमें आपको बताना है कि चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत कंपलसरी बना दिया गया था कि प्रेसिडेंट टू कंप्लीट विद द एडवाइस एट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑप्शन बी है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंटल सिस्टम इज द बेस्ड ऑन डबल एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन सी है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि आर्टिकल जो 74 है वो कहता है जितने भी जो काउंसिल मिनिस्टर है वो किसके अंडर में काम करेंगे, जो लीडरशिप है यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंदर में रह करके वो काम करेंगे। और ऑप्शन डी है, आर्टिकल 74 एंड 75 प्रोवाइड कराता है पार्लियामेंट्री सिस्टम इन सेंटर में, यानी कि केंद्र में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड कराने की बात किसमें, आर्टिकल 74 और 75 में रखी गई। तो इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको अगर याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो डबल एग्जीक्यूटिव पे नहीं, सिंगल एग्जीक्यूटिव के बेस पे क्या करती है, काम करती है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी। तो इसीलिए जो इसका आंसर था वो था ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि जो हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो बेस्ड है सिंगल एग्जीक्यूटिव पे, ना कि डबल एग्जीक्यूटिव पे। छठा क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन, ऑप्शन ए है सेंट्रल लेवल ओनली, ऑप्शन बी है स्टेट लेवल ओनली, ऑप्शन सी है सेंटर और स्टेट लेवल दोनों, और तीसरा है सेंटर स्टेट एंड पंचायत लेवल ओनली। तो इनमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों लेवल पे हमें क्या है,
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें हमें तीन चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि आपका पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर के हमारा क्या बनता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनता है। उसी तरीके से ये तो सेंट्रल लेवल पे बात होगी। अगर हम स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली। और 6 ऐसे स्टेट है जिसमें से हमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही देखने को मिलता है, प्लस गवर्नर। तो इसीलिए अगर हम कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमें सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी देखने को मिलता है, और इसका जो प्रावधान है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी प्रोवाइड कराया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन सी। 7th क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल डील करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट सेंटर लेवल। ऑप्शन ए है आर्टिकल 74, ऑप्शन बी है आर्टिकल 75, ऑप्शन सी है आर्टिकल 163 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 74 एंड 75। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 74 एंड 75 क्या है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करता है सेंट्रल लेवल पे। आर्टिकल 74 क्या कराता, क्या प्रोवाइड कराता है, जो जितने भी जो काउंसिल मिनिस्टर होंगे उन सबका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। और जो एडवाइस होगा यानी कि वो एडवाइस वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देगा और उसके बेस पे काउंसिल मिनिस्टर को कौन सी डिपार्टमेंट दिया जाए या कौन सी मिनिस्ट्री संभालेंगे उसके तहत फिर क्या है मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 75 की बात करते तो आर्टिकल 75 मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए इन जनरल एंड लोकसभा इन अ पर्टिकुलर। आर्टिकल 363 एंड 64 किस बारे में डील करता है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम बात करता है सिर्फ स्टेट के लिए, यानी कि 74 एंड 75 आपका सेंट्रल लेवल के लिए बात करता है, सेंट्रल लेवल की बात करता है। और आर्टिकल 163 एंड 164 स्टेट लेवल के बारे में बात करता है। और ये दोनों प्रावधान किस में रखे गए, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए। अब बात करते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन के बारे में। 8th क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो भारत का जो संसद है उसका कंसिस्ट क्या है। ऑप्शन ए है राज्यसभा लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन सी है लोकसभा प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ऑप्शन डी है लोकसभा राज्यसभा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि आपको ये बताना है कि जो भारत का जो संसद है वो किस तरीके से उसका निर्माण होता है। अभी याद होगा जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो भारत का जो संसदीय प्रणाली है वो 3 चीजों को मिलाकर के बनता है। पहला आपका क्या था, प्रेसिडेंट, फिर था आपके पास लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर आपके पास क्या था, राज्यसभा। यानी कि इन 3 चीजों को मिलाकर के क्या बनता है, हमारा लोकसभा यानी कि हमारा संसदीय बनता है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम अपने 9th क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। 9th क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके, द लेजिस्लेचर, द जुडिशरी, द पीपल और नन ऑफ द एबव। यानी कि आपको बताना है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव है वो किसके रिस्पॉन्सिबल में होते हैं। तो ऑप्शन आपको दे रखा था द लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी जुडिशरी, ऑप्शन सी है द पीपल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि द लेजिस्लेचर। 10th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें बताना है कि जो इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम है उसके हेड किसे माने जाते हैं। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी है स्पीकर ऑफ लोकसभा और ऑप्शन डी है स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। यानी कि अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम हेड की बात करते हैं तो इसके हेड कौन माना जाते हैं, प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर रूलिंग पार्टी का हेड होता है। स्पीकर ऑफ, अगर हम बात करते हैं लोकसभा का हेड कौन होता है, लोकसभा का हेड होता है स्पीकर। और आपको राज्यसभा का हेड आपको देखने को मिलेगा वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि जैसे ही
कोई मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली किसका चेयरमैन बन जाता है, तो वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। और जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व होगा तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो भी अपने पोस्ट से क्या करेगा, इस्तीफा दे देगा। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया का जो पार्लियामेंट सिस्टम है, तो उसमें हेड किसको रखा गया है, प्रेसिडेंट को रखा गया है। अब हम अपने 13 जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं। अब हम 13 चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इन चारों में से किस कंट्री के अंदर हमें फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी, यानी कि ब्राजील। अगर मैं आपको बता दूं फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम फेडरल और यूनिटरी की बात करते हैं तो ये देखिए, फेडरल सिस्टम में हमें डबल पॉलिटी यानी कि दोहरी राजनीति देखने को मिलता है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, डिविजन ऑफ पावर देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशंस को सुप्रीमेंसी मान दी जाती है, यानी कि प्राथमिकता किसको दी जाती है, सर्वोच्चता किसको दी जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस को दी जाती है। संशोधन यानी कि संविधान में संशोधन करना सबसे कठोर माना जाता है। इंडिपेंडेंस जुडिशरी देखने को मिलती है और उसमें हमें द्वि सदन देखने को मिलता है, जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर राज्यसभा और लोकसभा है। वहीं पे अगर हम यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी फीचर्स की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग सेंटर देखने को मतलब यहाँ पे ये है कि जितनी भी जो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी किसके अंडर में काम करेगी, तो सेंट्रल के अंडर में काम करेगी। अब जैसे देखिए कि भाई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस में क्या आता है, जैसे आपका लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी, ये तीन चीज क्या मानी जाती है, गवर्नमेंट की तीन मेन ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती है। तो अगर हम यूनिटरी फीचर्स की बात करते हैं तो जितनी भी जो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके अंदर में रहते हैं, तो सेंट्रल के अंदर में रह करके काम करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल चाइना का मानिए तो चाइना के अंदर जितने भी और जो गवर्नमेंट की जो ऑर्गेन्स है वो किसके अंदर में है, तो सेंट्रल के अंदर में, चाहे आप जुडिशरी ही क्यों ना हो। तो जुडिशरी भी क्या है चाइना के अंदर, तो किसके अंदर में रह करके काम करती है, तो सेंट्रल के अंदर रह के काम करती है। जैसे कि अगर हम अपनी कंट्री के एग्जाम्पल में समझे तो हमारी कंट्री में भी क्या है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और जुडिशरी है। तो इसमें तीनों ऑर्गेन्स क्या है, एक दूसरे से सेपरेट में। जैसे कि आप बात कर सकते हैं जुडिशरी क्या है, इसको एक इंडिपेंडेंस पावर दी गई है। तो इस तरीके से क्या है, तो यहाँ पे क्या है, आपको फेडरल में क्या है, पावर का डिवीजन देखने को मिलेगा, जबकि यूनिटरी में क्या है, आपको सेंट्रल के पास ही सबसे ज्यादा पावर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि जो स्टेट है यानी कि जो राज्य है वो अभी ना, यानी कि जिस तरीके से हमारी कंट्री में क्या है, हर एक स्टेट का अपना चीफ मिनिस्टर है, उसी तरीके से यूनिटरी में ऐसा कोई भी फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। संविधान में चेंज करना काफी ज्यादा आसान रहता है, क्यों, क्योंकि सारी जो ऑर्गेन्स है गवर्नमेंट के वो किसके अंदर में है, तो सेंट्रल के अंदर में। फिर वहीं पे बात करते हैं जिसमें कि कोई इक्वालिटी ऑफ स्टेट, यानी कि कोई भी इक्वल, यानी कि आप कह सकते हैं राज्य का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। फिर वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा इमरजेंसी प्रोविजन, सिंगल सिटीजनशिप, जुडिशरी आपको सेंट्रल के अंदर में मिलेगी। जैसे कि आप बात कर सकते हैं ऑल इंडिया सर्विस, ये हमारे भारत के लिए दी गई है। फिर जैसे आपको देखने को मिलेगा कि इस जो पार्लियामेंट है उसकी अथॉरिटी देखने को मिलेगी जैसे स्टेट लिस्ट के अंदर। फिर बाकी जैसे ये सारे संदर्भ किसमें, वो हमारी कंट्री के लिए जो मेन है यूनिटरी फीचर्स की जो मेन कंसेप्ट है, जो आप कह सकते हैं मेन फीचर है यूनिटरी के, वो क्या है, आपको एक सेंट्रल स्ट्रांग दिखेगा, स्टेट का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, काफी लचीलापन रहता है। तो ये कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं यूनिटरी सिस्टम में। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपको ये बताने की जो यूनिटरी गवर्नमेंट है इनमें से कौन सा, यानी कि एक एकात्मक सरकार किसे कहते हैं, यानी कि आपके पास जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इन चारों में से बताना है कि इसमें से यूनिटरी गवर्नमेंट की डिफिनेशंस क्या है, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिफाइन करता है यूनिटरी गवर्नमेंट को। ऑप्शन ए है रीजनल गवर्नमेंट गेट पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो क्षेत्रीय सरकार को जो शक्तियां प्राप्त होती है वो संविधान से होती है। ऑप्शन बी है रीजनल गवर्नमेंट गेट पावर फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि जो भी क्षेत्रीय सरकार है उसको पावर कहाँ से मिलती है, राष्ट्रीय सरकार से शक्तियां प्राप्त होती है।
ऑप्शन सी है कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ऑप्शन डी है कि वो उस और उनका संविधान काफी ज्यादा कठोर माना जाता है। तो अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस किया था उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस और अगर रिगिडी कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, या आप बात कर सकते हैं कि जो रीजनल गवर्नमेंट की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, वो किस में मिलती है, फेडरल सिस्टम में मिलती है, ना कि यूनिटरी गवर्नमेंट में। तो इसका जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका जो ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। क्यों? जैसे कि आप चाइना की बात कीजिए, या जे रसिया की बात कर सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जिसमें क्या है, यूनिटरी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो इसमें क्या है, जो भी रीजनल गवर्नमेंट होगी वो पावर कहाँ से लेगी, तो वो सेंट्रल लेवल से पावर लेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किए जाएंगे वो किसके द्वारा किया जाएगा, सेंट्रल के द्वारा किया जाएगा। इसलिए जो पावर उसको मिलेगी वो कहाँ से मिलेगा, सेंट्रल के पास से मिलेगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास जो चार ऑप्शन है उन चार ऑप्शन में से बताना है कि किस कंट्री में हमें फेडरल ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है बेल्जियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए बी, यानी कि अर्जेंटीना। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास चार ऑप्शन है स्टेटमेंट के रूप में। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नॉट, यानी कि मेन फीचर नहीं है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का। ऑप्शन ए है मस्ट हैव डबल गवर्नमेंट, यानी कि इसमें आपको दो सरकारें देखने को मिलेगी, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। दूसरा है इसका एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, सुप्रीमेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, और कॉन्स्टिट्यूशंस में भी रिगिड और फ्लेक्सिबल, यानी कि जो संविधान है वो कठोर और लचीला दोनोंपन देखने को मिलेगा। तो इस अभी हमने डिस्कस किया था कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो काफी ज्यादा कठोर माना जाता है। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं यूएसए का। दुनिया का अगर सबसे ज्यादा कठोर संविधान माना जाता है तो वो यूएसए का ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें संशोधन करना यानी कि अमेंडमेंट करना काफी ज्यादा हार्ड है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें एक फ्लेक्सिबल वर्ड भी जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, यानी कि गलत हो जाता है। और इसमें पूछ रहा है नॉट मेन फीचर, तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी। अगर आप कहेंगे कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कंट्री का जो संविधान है उसमें ये सारे फीचर्स देखने को मिलता है, तो हमारा कंट्री ना तो प्रॉपरली फेडरल है ना प्रॉपरली यूनिटरी है। तो जैसे कि केसी वेयर के द्वारा भी कहा गया था कि जो भारत का जो फेडरलिज्म है, फेडरल सिस्टम है, वो क्या है, एक क्वाइजी फेडरल है, यानी कि उसमें आपको फेडरल और यूनिटरी दोनों ही सिस्टम देखने को मिलता है। जिसमें हम अगर अगर कुछ अब नॉर्मल टाइम पे हमारी कंट्री यूनिटरी बन जाती है, नॉर्मल टाइम पे हमारी कंट्री फेडरल सिस्टम को फॉलो करती है। तो इसलिए हमारी कंट्री को क्वाइजी फेडरल कहा गया, और ये कुछ फीचर्स यानी कि फेडरल और यूनिटरी दोनों के फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट पूछा गया था वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के लिए पूछा गया था। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि इसमें जो अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट में संविधान सिर्फ कठोर होता है, ना कि लचीलापन। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो इसके बेस मॉडल पे डिपेंड है, यानी कि जो अगर हम बात करते हैं जो भारतीय संघ व्यवस्था है किस मॉडल पर वो आधारित है। ऑप्शन ए है कैनेडियन मॉडल, ऑप्शन बी है यूएसए मॉडल, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलियन मॉडल, और ऑप्शन डी है यूके मॉडल। तो जब हमारी कंट्री ने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया, या जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको अडॉप्ट किया, तो हमारी कंट्री के पास दो ऑप्शन थे, एक यूएसए का फेडरल मॉडल था और एक दूसरा था कैनेडियन फेडरल मॉडल। तो हमने जो अडॉप्ट किया था वो कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट किया था, ना कि यूएसए मॉडल को। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
अब हम अपने 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी जैसे कि मैंने इसका आंसर तो आपको थोड़ी देर पहले ही मिल गया होगा। इसमें पूछा गया कि किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था कि जो इंडिया का जो फेडरल है वो क्या है, क्वाजी फेडरल है। ऑप्शन ए है के संथानम, ऑप्शन बी है केसी वेरे, ऑप्शन सी है अय्यर जेनिंग और ऑप्शन डी है मॉरिस जॉन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि केसीसी वेहिरे के द्वारा ही कहा गया था कि जो भारत का जो फेडरल सिस्टम है, या अगर जो भारत के इंडिया के टर्म में जो हम फेडरल टर्म यूज करते हैं वो क्या है, क्वासी फेडरल है। यानी कि दोनों ही सिस्टम हमें क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नॉर्मल टाइम में, तो नॉर्मल में टाइम पे क्या है, सेंट्रल लेवल पे अलग गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट है और जुडिशरी की पावर अपनी अलग है। लेकिन वहीं पे अगर हम इमरजेंसी के टाइम पे बात करते हैं, तो इमरजेंसी में सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है, सेंट्रल के हाथ में आ जाती है, जिसकी वजह से सेंट्रल के पास ये भी पावर आ जाता है कि स्टेट लिस्ट में फिर पार्लियामेंट के द्वारा भी लॉ बनाया जा सकता है। तो इसीलिए हमारी कंट्री को क्या कहा गया कि हमारी कंट्री के अंदर जो फेडरल टर्म है वो क्या है, एक क्वाजी फेडरल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7th क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी संघवाद कहा था। ऑप्शन ए है के संथानम, ऑप्शन बी है केसी वेर, ये ऑप्शन तो आपका कट गया क्यों, क्योंकि इसका जो केसी वेर के द्वारा क्या कहा गया था कि इंडिया का जो फेडरल है वो क्या है, क्वाजी फेडरल है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास 3 ऑप्शन बच जाते हैं। ऑप्शन सी है अय्यर जेनिंग और ऑप्शन डी है आपके पास मॉरिस जॉन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि अय्यर जेनिंग के द्वारा कहा गया था कि जो भारत का जो संविधान है उसमें जो फेडरल टर्म है वो क्या है, एक सौदेबाजी, यानी कि सौदेबाजी वाली संघवाद उन्होंने कहा था। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ मेंबर्स के द्वारा फेडरल, जो हमारी कंट्री में जो फेडरल सिस्टम है उसको अलग अलग नाम से भी बुलाया गया था। जैसे कि केसी वेयर के द्वारा कहा गया था कि भारत का जो फेडरल टर्म है वो क्वाजी फेडरल है। अय्यर जैनिंग के द्वारा कहा गया था कि जो इंडिया का जो फेडरल टर्म है वो सौदेबाजी वाली है। तो कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसको अलग अलग टर्म के नाम से कहा गया था। ऑप्शन, यानी कि अब हम अपना 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में बताने कि निम्नलिखित में से किस भारतीय के द्वारा कहा गया था कि जो भारतीय जो संघ है वो क्या है, सौदेबाजी संघवाद कहा गया। ये क्वेश्चंस आई थिंक हमने अभी 7th क्वेश्चन नहीं, इसमें सौदेबाजी नहीं होगा, यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसके द्वारा कहा गया था। यहाँ पे फ्रेंड्स सौदेबाजी नहीं होगा, यहाँ पे आप इसको कर लेना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ऑप्शन ए है के संथानम, ऑप्शन बी है केसी वेरे, ऑप्शन सी है अय्यर जैनिंग और ऑप्शन डी है ग्रेनवेली ऑस्टिन, यानी कि आप इसको कह सकते हैं मॉरिस जॉन्स के द्वारा। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत है और यहाँ पे मैं, यानी कि ऑप्शन जो डी है आपका वो क्या है, ग्रेन विले ऑस्टिन। तो इसमें से बताना है कि इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था कि जो भारत का जो फेडरलिज्म है वो क्या है, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी कि सहयोग वाली जो संघवाद है, सहयोगी संघवाद है, वो कहा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्रेनविले के द्वारा कहा गया था कि जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 मिस्टेक हो गया, आप उसको करेक्ट कर लेना, एक ये वाला और दूसरा यहाँ पे जो हिंदी था वो गलत था। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन। अब बात करते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन का। 9th क्वेश्चन में ये बताना है, आपके पास 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेट सॉरी आपके पास 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि इन अ यूनिटरी गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट ड्राइव्स पावर फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट में जो रीजनल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर कहाँ से लेता है, नेशनल गवर्नमेंट से लेता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें पावर आपको डिवाइडेड देखने को मिलेगा, नेशनल गवर्नमेंट में और रीजनल गवर्नमेंट में बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट दोनों की जो पावर है उन दोनों के पावर का डिविजन आपको बाय कॉन्स्टिट्यूशनल ही देखने को मिलेगा।
फेडरल गवर्नमेंट में। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो बेस है यूके मॉडल पे। तो यदि फ्रेंड्स सिर्फ आपको इतना ही पता है कि हमारा जो फेडरल है वो यूके मॉडल नहीं कैनेडियन मॉडल है, तो इसमें जिसमें जो ऑप्शंस 3 थे वो क्या हो जाएगा, आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया और ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। अब बच जाते हैं आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन। यदि इनमें से आपको ये भी पता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में रीजनल गवर्नमेंट जो है यानी कि जो क्षेत्रीय सरकार है वो अपनी पावर सेंट्रल से लेता है यानी कि नेशनल गवर्नमेंट से लेता है, तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो मेरा बनेगा ऑप्शन बी। यानी कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा यूके मॉडल नहीं है जबकि कैनेडियन मॉडल है। अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें जितनी जो पावर होती है वो नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, और जो रीजनल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर कहाँ से ड्राइव करती है, कहाँ से लेती है, नेशनल गवर्नमेंट से लेती है। और भारत का जो मॉडल है वो कैनेडियन मॉडल है ना कि यूके मॉडल। तो इसलिए जिसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी। अब हम अपने 10th क्वेश्चन के बारे में डिस्कस। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्टली ये मैच है। जैसे कि आप मतलब इसमें ये बताना है कि किस कंट्री में कौन सा मॉडल आपको देखने को मिलता है। चाइना के अंदर यूनिटरी मॉडल, इटली के अंदर यूनिटरी मॉडल, रसिया के अंदर यूनिटरी मॉडल और अर्जेंटीना के अंदर फेडरल गवर्नमेंट यानी कि फेडरल से मॉडल। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा देश सही मैच है। ऑप्शन ए है ओनली 1 1 3 4, ऑप्शन बी है ओनली 2 3 4, ऑप्शन सी है ओनली 1 3 4, ऑप्शन डी है 1 2 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी यानी कि 1 2 और 4। रसिया के अंदर हम बात करते हैं तो हमें वहां पे यूनिटरी मॉडल नहीं बल्कि फेडरल मॉडल देखने को मिलता है। यूनिटरी मॉडल की बात करते हैं तो जैसे आपको ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, ये कुछ ऐसी कंट्री है जिसमें हमें यानी कि यूनिटरी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। फिर जैसे आप यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडिया, इन सब के अंदर आपको क्या है फेडरल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम चैप्टर 14 के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम चैप्टर 14 के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फॉर प्रीलिम्स के लिए। इसमें आपको बताना है पहले क्वेश्चन में कि आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 255 तक किस चीज के बारे में डील करता है। ऑप्शन ए है रिलेशंस, लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ऑप्शन बी है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ऑप्शन सी है फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और ऑप्शन डी है गवर्नर पावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक किस बारे में बात करता है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात करता है। आपको याद होगा जब हम चैप्टर 14 डिस्कस कर रहे थे तो उसमें से हमने 3 तरीके के रिलेशंस के बारे में डिस्कस किया था, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशंस। इन 3 तरीके के रिलेशंस हमने डिस्कस किया था किसके, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में रहते हैं। कुछ कंडीशंस में हमने ये भी देखा था कि सेंट्रल स्टेट से ज्यादा पावर आ जाता है, यानी कि कुछ अब नॉर्मल टाइम पे सेंटर क्या कर सकता है, पार्लियामेंट यो सेंटर जो है स्टेट लिस्ट के अंदर क्या कर सकता है, कुछ लॉज बना सकता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था। तो जो भी चीजें हमने डिस्कस किया था लेजिस्लेटिव पावर से रिलेटेड वो हम किसके बीच में था, आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक। ये बात की गई थी किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव रिलेशंस जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में आता है उसके रिगार्डिंग। अब जैसे देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे यहाँ पे इंग्लिश में मिलेगा, इधर आपको हिंदी में मिल जाएगा। जैसे कि देखिए आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 तक किस बारे में बात करता है, लेजिस्लेटिव रिलेशन, राज्य के बीच में और केंद्र के बीच में। आर्टिकल 256 से लेकर के 267 तक किसके बारे में बात रखी गई है, ये कहा गया है
एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। किसके? तो सेंटर और स्टेट के बीच में। यहाँ पे फ्रेंड्स 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आप 2 आएगा, इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो 268 से लेकर के 293 तक किस रिलेशंस के बारे में बात की गई है? फाइनेंशियल रिलेशंस की बात रखी गई है। किसमें? तो स्टेट और सेंटर के बीच में। एक चीज और, अगर हम इमरजेंसी के टाइम पे बात करते हैं तो इमरजेंसी में क्या है, सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है? सेंट्रल के हाथ में आ जाती है, स्टेट से। तब उस टाइम सेंट्रल क्या कर सकता है? स्टेट लिस्ट में भी क्या कर सकता है? लॉ बना सकता है। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चंस की। तो दूसरे क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि यूनियन लिस्ट के अंदर प्रेजेंट टाइम में टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 97, ऑप्शन सी है 63, ऑप्शन डी है 61। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए। अब कहीं कहोगे कि भाई अब हमें ये भी तो बता दो, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट कहते किसे, और ये लिस्ट होती कितने प्रकार के? तो ये सारी लिस्ट यानी कि अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो ये 3 लिस्ट है। एक आता है आपका यूनियन लिस्ट, दूसरा आता है आपका स्टेट लिस्ट, और तीसरा आता है आपका कंकरेंट लिस्ट। अब देखिए यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट जिसपे सिर्फ सेंट्रल के द्वारा ही क्या बनाया जा सकता है? लॉ बनाया जा सकता है, उसे रखा गया है यूनियन लिस्ट में। जैसे कि आपका आ जाता है फॉरेन अफेयर्स, फिर आपका आ जाता है डिफेंस, फिर जैसे आपका आ जाता है कम्युनिकेशन। स्टेट लिस्ट में उन विषयों को रखा गया जिसमें सिर्फ राज्य सरकार ही क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है नॉर्मल टाइम में। नॉर्मल टाइम में, अब नॉर्मल टाइम पे ये पावर किसके हाथ में आ जाती है? सेंट्रल के हाथ में आ जाती है। लेकिन नॉर्मल टाइम पे इस पे स्टेट ही लॉ बनाती है। जैसे कि आपका है पुलिस, या बात कर सकते हैं हेल्थ। कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा क्या है? लॉ बनाया जा सकता है। जैसे कि आपका आता है एजुकेशन। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट रखे गए, और इस तरीके से क्या हर सेंट्रल को अपना सब्जेक्ट दे दिया गया, स्टेट को अपना, और कंकरेंट में अलग अलग लिस्ट सब्जेक्ट लिस्ट रखे गए। तो अभी अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है? 100 सब्जेक्ट है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब आपको ये बताना है थर्ड क्वेश्चन में, जो प्रेसिडेंट रूल है कैन इम्पोज इन द स्टेट अंडर विच आर्टिकल, यानी कि प्रेसिडेंट रूल किसी भी राज्य में किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। ये चीज हमने बहुत ही ज्यादा ब्रीफली इमरजेंसी प्रोविजन वाला जो चैप्टर था, जो कि हमारा चैप्टर 16 था, उसमें डिस्कस काफी ज्यादा ब्रीफली किया है। तो इसका आंसर आप इजिली बता सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है आर्टिकल 355, ऑप्शन बी है आर्टिकल 356, ऑप्शन सी है आर्टिकल 352, और ऑप्शन डी है आर्टिकल 360। आपने यदि चैप्टर 16 देखा हो, चैप्टर 16 का वीडियो देखा हो, या आपने चैप्टर 16 पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में क्या है? 3 तरीके की इमरजेंसी की बात कही गई है। में आपका नेशनल इमरजेंसी, फिर दूसरा आपका प्रेसिडेंट रूल, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या आप कह सकते हैं स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी हम जिसे जानते हैं, और तीसरा था आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 तरीके की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 के बीच में रखा गया। और क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि स्टेट इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 356। आर्टिकल 352 के तहत क्या है? नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। स्टेट इमरजेंसी 2 आर्टिकलों के तहत लगाई जा सकती है। एक है आर्टिकल 356, और इसी में आप 6 और 5 को अपोजिट कर दीजिए, आर्टिकल 65। इन 2 कंडीशंस में क्या है? प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट में इमरजेंसी लगा सकता है।
आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग बात करें तो जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस फेल हो जाती है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है, तब वहां पे प्रेसिडेंट जस्टिफाइड होकर के वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। आर्टिकल 365 में कहा गया है कि यदि सेंट्रल स्टेट को कोई डायरेक्शन देता है या एडवाइस करता है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अगर फेल हो जाती है तो उस कंडीशंस में क्या आर्टिकल 365 के तहत भी क्या है प्रेसिडेंट जस्टिफाई होकर के स्टेट इमरजेंसी किसी भी स्टेट पे लगा सकता है। तो यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात रखी गई है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 356। और आर्टिकल 360 के अंडर में क्या रखा गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात रखी गई। जैसे आप यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। और आर्टिकल 355 क्या है, सेंट्रल को दो कर्तव्य देता है, यानी कि दो ड्यूटीज देता है। पहला, जितना भी जो एक्सटर्नल और इंटरनल एग्रेशन है उससे स्टेट को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज कैरिड टू आउट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस, यानी कि सेंट्रल का ये देखना है कि जो राज्य सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, काम कर रहा है या नहीं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हु कैन अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इनमें आपको बताना है कि किसके द्वारा जो पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरपर्सन और मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। ऑप्शन ए है गवर्नर ऑफ स्टेट, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट और ऑप्शन डी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा ही क्या है चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक कमीशन चुना जाता है। और यूपीएससी की बात करें तो उसमें प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये बताने की जो सरकारी कमीशन है जो कि सेंटर और स्टेट रिलेशंस की स्टडी के लिए सेटअप किया गया था वो कौन से साल में किया गया था। ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1983, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है 1995। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1983 में क्या है सरकारी कमीशंस को अपॉइंट किया गया था। और जो पुच्ची कमीशन है वो 2017 में अपॉइंट किया गया था सेंटर स्टेट रिलेशंस की स्टडी के लिए। और जो पुच्ची कमीशन है उसने 2010 में अपनी रिपोर्ट को अप्रोक्स 1000 पेजेस से में उसने अपनी रिपोर्ट पेश की। और सरकारी कमीशंस के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस दिया गया था रिगार्डिंग सेंटर और स्टेट में, तो उसको क्या किया था काफी ज्यादा अडॉप्ट कर लिया गया था और एडवाइस को मान लिया गया था। सिक्स क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आता है। सीधा सीधी आपको ये बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनियन लिस्ट में आता है। ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी है पेरिशन यानी कि जेल और ऑप्शन डी है पब्लिक हेल्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि बैंक। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि यूनियन लिस्ट की बात करें तो उसमें आज के टाइम पे 100 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि आप डिफेंस की बात कर सकते हैं, बैंकिंग की बात कर सकते हैं, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन या बैंकिंग। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, इस तरीके से 100 ऐसे सब्जेक्ट है जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर में आते हैं। इसीलिए रिसेंटली जो 2-3 साल पहले आपने ये सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बैंकों को मर्ज कर दिया गया था। या इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे भी क्या है कुछ बैंकों को मर्ज करके नेशनलाइज कर दिया गया था। वो इसीलिए क्योंकि जो बैंकिंग है वो किसके अंदर में आता है, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए। सेवंथ क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। इसमें नॉट करेक्टली मैच बताना है। ऑप्शन ए है यूनियन लिस्ट इंश्योरेंस, यानी कि इस साइड में आपको लिस्ट देखने को मिलेगा, दूसरी साइड आपको उसके सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो इनमें बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। जैसे कि आप बात कर सकते हैं यूनियन लिस्ट में इंश्योरेंस, स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर,
कंकरेंट लिस्ट में कम्युनिकेशंस, और ऑप्शन डी है ए एंड बी। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही याद होगा कि जो कम्युनिकेशन है वो किसके अंदर में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है, ना कि कंकरेंट लिस्ट में। तो यानी कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉट करेक्टली मैच। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि कंकरेंट लिस्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हमारा यूनियन लिस्ट हो जाएगा। क्यों? कम्युनिकेशंस कवर है किसके अंदर, सेंट्रल लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट के अंदर, ना कि कंकरेंट लिस्ट के। 8th क्वेश्चन में भी आपको बताना है कि इन चारों में कमीशंस में से कौन सा कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेट नहीं करता। ऑप्शन ए है राजमन्नर कमेटी, ऑप्शन बी है सरकारी कमीशन, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल रिमेम्बरेंस लेटर, और ऑप्शन डी है ह्यूमैनिटेरियन कमीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि जो सरकारी कमीशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेट नहीं करता है। सरकारी कमीशन कब फॉर्म किया गया था, तो 1983 में फॉर्म किया गया था। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 9th क्वेश्चन में बताने कि इन चारों में कमीशन, इस साइड में कमीशन है और इस साइड में उनकी ईयर है कि कौन से साल में कौन सा कमीशन गठित किया गया था, उनमें से आपको बताने की कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन ए है राजमन्नर कमेटी 1969, ऑप्शन बी है पुच्ची कमीशन 2001, ऑप्शन सी है सरकारी कमीशन 1983, और ऑप्शन डी है आनंदपुर शाही प्रपोजल 1973। अभी आपको थोड़ी देर पहले याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो पुच्ची कमीशन है वो 2007 में सेटअप किया गया था, ना कि 2001 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि पुच्ची कमीशन। पुच्ची कमीशन 3 मेंबर का एक कमीशन था जिसके हेड कौन थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम एम पुच्ची। और ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था, तो यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा ये सेटअप किया गया था, जिसमें ये इस बेस पे स्टडी के लिए इसको सेटअप किया गया था कि जो रिलेटिव रोल्स है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसके बारे में इंटर रिलेशंस के बेस पे, यानी कि सीधा सीधी ये कह सकते हैं कि स्टेट और सेंटर के रिलेशंस की स्टडी के लिए ये पुच्ची कमीशन 2007 में इसको सेटअप किया गया था, जिसके हेड कौन थे, तो एम एम पुच्ची, जो कि हमारे फॉर्मल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, यानी कि फॉर्मल चीफ जस्टिस जो इंडिया थे हमारे एम एम पुच्ची, वो इस कमीशन के हेड थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट की कब, तो 2010 में पेश की थी। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन में आपको बताने कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा रिकमेंडेशन सरकारी कमीशन के द्वारा नहीं दिया गया था। पहला है देयर इज नो नीड टू कंसल्ट स्टेट बिफोर मेकिंग लॉ ऑन द कंकरेंट लिस्ट, यानी कि ये बताना है कि जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें लॉ बनाने से पहले कहा गया था कि स्टेट की कंसल्ट लेना जरूरी नहीं है। ऑप्शन बी है द गवर्नर should not be reduced to 5 years before the time without any concrete reason, यानी कि राज्यपाल शासन को बिना किसी ठोस कारण के समय से 5 साल पहले तक कम नहीं किया जाना चाहिए। सी है रेडियो और जो टेलीविजन के लिए कोई भी स्वायत्तता नहीं दी जानी चाहिए, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, क्या है, तो ऑप्शन इसमें कहा है नो नीड, जबकि सरकारी कमीशन में कहा गया था कि स्टेट की कंसल्टेंट, यानी कि स्टेट का कंसल्ट होना जरूरी है कंकरेंट लिस्ट में लॉ बनाने से पहले। बस इसमें क्या है, एक नो वर्ड को क्या है ऐड कर दिया गया था, जिसकी वजह से हमारा ये पूरा ही स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो सरकारी कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन नहीं दिया गया। अब हम अपने 15th चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें से ये बताना है कि किस आर्टिकल में प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट। ऑप्शन ए है आर्टिकल 300, सॉरी आर्टिकल 262, ऑप्शन बी आर्टिकल 263, ऑप्शन सी आर्टिकल 275, एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 280। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 260। फ्रेंड सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये आर्टिकल 263 नहीं, आर्टिकल 262 होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है, ना कि बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बताना है जो कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूट है वो किन किन स्टेट के बीच में हमें देखने को, इसमें से सॉरी, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको ये बताना है जो कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूट है इनमें से इन चारों में से कौन सा स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिल वो कर्नाटका, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी। यानी कि जो कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल है जो कि 1969 में सेटअप हुआ था, तो इनमें कौन कौन सा स्टेट आपको देखने को मिलेगा, तो वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन तीन स्टेट के बीच में ये वाटर डिस्ट्रीब्यूट था, ना कि तमिलनाडु था। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है कि इनर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में रखा गया। ऑप्शन ए है 10th, ऑप्शन बी है 11th, ऑप्शन सी है 12th, ऑप्शन डी है 13th। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि 13th। कॉन्स्टिट्यूशन के 13th पार्ट में क्या है, ट्रेड एंड यानी कि इंटर स्टेट के बीच में जो ट्रेड और कॉमर्स होगा वो ये बात किस में रखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 में रखी गई है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपके पास जो चार स्टेटमेंट है उनमें से बताना है इंटर स्टेट काउंसिल फॉर सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या देखने को मिलता है। यानी कि जो इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन से काउंसिल मेंबर इन चारों में से होते हैं। ऑप्शन पहला है 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन बी है होम मिनिस्टर, ऑप्शन सी है 5 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, और ऑप्शन जो डी यानी कि जो चौथा है हमारे पास ये ऑप्शन स्टेटमेंट है, इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से मेंबर काउंसिल मेंबर देखने को मिलते हैं। और फोर्थ है हमारा चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। ऑप्शन इनमें से बताने की कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1 2 एंड 4, ऑप्शन बी है ऑल ऑफ देम, ऑप्शन सी है 2 3 एंड 4, और ऑप्शन डी है 1 एंड 3। फ्रेंड्स, यदि आप में से किसी ने जो 2022 में यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया होगा तो उसमें से एग्जामिनर के द्वारा यूपीएससी के द्वारा क्या है ऑप्शंस में कुछ चेंजेस कर दिया गया था। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शंस में नंबर बता दिए गए, लेकिन 2022 में क्या किया गया था, ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया था। आपको बताना है कि करेक्टली कितने पेयर है। ओनली 1 पेयर करेक्ट है, ओनली 2 पेयर करेक्ट है ऑप्शन सी में, ओनली 3 पेयर करेक्ट है, और ऑप्शन डी में रख दिया गया था यानी कि ऑल पेयर करेक्ट। तो आप इस बेस पे भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी। यानी कि हमारे जितने भी जो मेंबर्स के बारे में मेंबर्स के रिगार्डिंग में जो स्टेटमेंट दिए गए थे वो सारे क्या है, सही है। हम जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अगर हम काउंसिल मेंबर की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या है, 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, 5 कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक के, और एक चीफ मिनिस्टर जो पुडुचेरी के, ये हमारे किस में काउंसिल मेंबर देखने को मिलते हैं। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि रवि एंड ब्यास जो वाटर ट्रिब्यूनल है इनमें से कौन सा स्टेट इन्वॉल्व है। ऑप्शन यानी कि पहला है पंजाब, दूसरा हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। इन चारों में से बताने की कौन कौन से स्टेट के बीच में रवि और ब्यास वाटर डिस्ट्रीब्यूट है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है ओनली 1 to 4, ऑप्शन बी है ओनली 2 3 4, ऑप्शन सी है ओनली 1 and 3, ऑप्शन डी है 1 2 and 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी। यानी कि सिर्फ अगर हम बात करते हैं किन के बीच में, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच में आपको क्या मिलेगा, तो रवि एंड ब्यास वाटर डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपके पास स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आपको यहाँ पे इनकरेक्ट रिस्पॉन्स बताना है। पहला है कि
कॉन्स्टिट्यूशंस का जो आर्टिकल 262 है वो गवर्न करता है रिजोल्यूशंस ऑफ द इंटर स्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा स्टेटमेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263। तो इनमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है 1 and 2 और ऑप्शन डी है नेदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी यानी कि नेदर, यानी कि हमारा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है तो करेक्ट है, और इसमें जबकि पूछा गया था इनकरेक्ट, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब जैसे कि इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आर्टिकल 262 क्या कहता है, जो रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट है एक्ट 956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द वर्ड्स ऑफ लेजिस्लेटिव is and the act of the parliament adopt under article 362, यानी कि आप ये समझ सकते हैं अंतरराष्ट्रीय नदी जल संघर्ष जो अधिनियम था 1956 भाषाई के आधार पर संविधान भारतीय संसद का एक क्या है अधिनियम है, जो जल विवादों को क्या करता है निपटने के लिए भारतीय पुनर्गठन की जो अनुच्छेद है आर्टिकल 262 के तहत क्या है अपनाया गया है, जो पानी के उपयोग नियंत्रण वितरण में होता है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन डी, क्योंकि हमारा दोनों ही स्टेटमेंट क्या था तो करेक्ट था। अब हम चैप्टर 16 का एमसीक्यू क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार की इमरजेंसी को रखा गया। ऑप्शन ए है 2, 3, 4, 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार की इमरजेंसी का प्रोविजंस रखा गया। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365 प्रेसिडेंट रूल, जिसे आप स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। फिर आर्टिकल 360 इसके अंदर रखा गया, ये रखा गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 तरीके की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसमें बताना है कि प्रेसिडेंट कैन, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेम अ स्टेट फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है। यानी कि आपको ये बताना है कि अकॉर्डिंग टू कि आर्टिकल, मतलब किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऑप्शन ए है आर्टिकल 352, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है आर्टिकल 356, ऑप्शन सी आर्टिकल 360, ऑप्शन डी है आर्टिकल 364। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 360। इसका आंसर आपको यहीं पे जाएगा। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इनमें से जो आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों में से किस बेस पर नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए है वॉर, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल एग्रेशन, ऑप्शन सी है आर्म रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी है इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। अभी तक हमारी कंट्री में टोटल 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है। कब कब? एक लगाया गया है 1961 में, फिर लगाया गया है 1975 में, और एक लगा गया है 1968 में। तो अभी तक हमारी कंट्री में टोटल 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है। कब कब? 1962, 1971 एंड 1975 में। तो किस बेस, अगर हम जब बात करते जो 1975 में जो 2 साल के लिए इमरजेंसी लगा था, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया था, तो किस नाम बेस पे लगाया गया था? इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम पे लगाया गया था। तो जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आई, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या है तो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशंस को रिप्लेस करके क्या ऐड कर दिया, उसकी जगह क्या बदल दिया तो आर्म रिवॉल्यूशन। तो इसीलिए जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बेस पे नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती है, और तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इनमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट हेल्ड द proclamations of national emergency can be challenged in a court on the ground of nullified others।
यानी कि इनमें से बताने कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में ये कहा गया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है कि दुर्भावना या अन्य के आधार पर अदालतों में उसको चुनौती दी जा सकती है। ऑप्शन ए है मिनर्वा मिल्स केस 1980, ऑप्शन बी है केशवानंद भारती केस 1973, ऑप्शन सी है गोलकनाथ केस 1967 और ऑप्शन डी है चंपाकम तोरे रंजन केस 1951। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 में था, इसमें कोर्ट्स के द्वारा कहा गया था कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है कि जो इमरजेंसी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो इमरजेंसी पावर है वो किस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होके रखा गया है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है यूएसएसआर जो आज के टाइम पे क्या है रसिया है, ऑप्शन सी है यूके और ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि जर्मनी। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपके पास कुछ स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट में कहा गया जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में कहा किया गया था, उसने एनेबल कर दिया था प्रेसिडेंट ऑफ द लिमिटेड ऑपरेशंस ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी टू बी अ जस्टिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक निर्देशित हिस्से तक ही सीमित कर दिया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में किया गया था, उसमें जो वर्ड था इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन उसको रिप्लेस करके इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, आर्म रिवॉल्यूशंस कर दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट है नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, यानी कि जब अगर जो नेशनल इमरजेंसी है यदि वॉर के अकॉर्डिंग लगाया जाए तो उसको एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि आप ये समझिए कि जो एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर की कंडीशंस के बेस पे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो उसे और किस नाम से जाना जाता है, एक्सटर्नल इमरजेंसी के नाम से जाना जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट है कि यदि आर्म रिबेलियन के बेस पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी तो उसे इंटरनल इमरजेंसी कहा जाएगा। इनमें से बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है 1, 3 एंड 4, ऑप्शन बी है 2 एंड 4, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अगर हम इसको 2022 के अकॉर्डिंग ऑप्शंस बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ओनली 1 पेयर, बी हो जाएगा आपका ओनली 2 पेयर, सी हो जाएगा आपका ओनली 3 पेयर और फोर्थ हो जाएगा ऑल ऑफ दी या ऑल पेयर, ऑल पेयर। तो इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि देखिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसको रिप्लेस करके आर्म रिवॉल्यूशन चेंज कर दिया गया। यदि वॉर की कंडीशंस में या एक्सटर्नल एग्रेशंस की कंडीशंस में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी कहा जाएगा, और इंटरनल यानी कि आप बात कीजिए जो आर्म रिवॉल्यूशंस के तहत नेशनल इमरजेंसी अगर लगाई जाएगी तो उसे इंटरनल इमरजेंसी कहा जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में क्या किया गया था कि जो राष्ट्रपति आपातकाल के जो संचालन है उसको भारत के एक निश्चित हिस्से तक ही क्या है तो सीमित करने में वो क्या था सक्षम बना दिया गया था। तो इस वजह से हमारे चारों की चारों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने चैप्टर 12 से लेकर के 16 तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया प्रीलिम्स बेस पे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने चैप्टर 12 से लेकर के जो चैप्टर 16 तक जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।